Good morning, all of you. Today, my topic is about the relation of our country with other countries and why it is important to make good relation with the neighboring countries. So, इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं रीजनल पावर में आगे बढ़ने के लिए भी इंडिया को क्या चाहिए कि जो उसके नेबर्स हैं उसके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और इधर बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, पर इधर पाकिस्तान वाली साइड, चाइना वाली साइड अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जो उनकी लोकेशन है वो इंडिया को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है एनिमीज इन्वेड कर सकते हैं या फिर वो भी हम पे हमला कर सकते हैं। और चाइना काफ़ी पावरफुल कंट्री है जो कि इंडिया को बहुत हार्म पहुंचा सकता है और उसको 20 साल पीछे लेके जा सकता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते कि इंडिया को अच्छी रिलेशन बिल्ड करनी चाहिए दूसरी कंट्रीज के साथ, जिससे क्या होगा कि रीजनली वो पावरफुल हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया की भी पावरफुल कंट्री बनने के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए। डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प मिलेगी, जैसे कि अभी पाकिस्तान का कैसा फेज चल रहा है, इंडिया उसके साथ नहीं है, वरना इंडिया भी उसको और हेल्प कर देता अगर उसके साथ अच्छे रिलेशन होते तो। या फिर कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती थी उनको। जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखने चाहिए दूसरी कंट्रीज के साथ। इजी ट्रेड हो जाएगा क्योंकि टैक्स वगैरह कम लगेगा, तो ट्रेड है वो काफ़ी मतलब एफिशिएंटली होगा। और हम जो है दूसरी कंट्री से परमिशन लेके और ओशियन के जो रिच मटेरियल्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, और इसलिए डेवलपमेंट इस एरिया में भी काफ़ी हो जाएगी। सो इन सभी रीजंस के चलते हमें चाहिए कि इंडिया के जो है रिलेशंस दूसरी कंट्री से अच्छे रहें। थैंक गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है कास्टिज्म और इसको हम इंडिया से अपनी सोसाइटी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कास्टिज्म का मतलब क्या होता है। कास्टिज्म का मतलब होता है इनइक्वालिटी अमंग द पीपल्स। और बेसिस क्या होते हैं उस कास्टिज्म के, उनकी कास्ट, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कास्टिज्म है ये इंडियन सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि पीपल जो लोग हैं आसपास के सोसाइटी के, वो एक दूसरे को उनकी कास्ट के बेसिस पे जज करते हैं कि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है तो एफिशिएंट होगा, या फिर वो इस कास्ट से बिलोंग करता है तो एफिशिएंट नहीं होगा। और वो अच्छी तरह काम कर सकता है, एजुकेटेड है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, जबकि ये जजमेंट्स बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कास्ट किसी की एफिशिएंसी, किसी की रेपुटेशन, किसी की ऑनेस्टी को डिटरमाइन नहीं करता। इसलिए इंडियन सोसाइटी को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, और जो कास्टिज्म का जो ये माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट को थोड़ा सा ना कम करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव और डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी मेजर्स, काफ़ी स्टेप्स लेती है। इसमें से कुछ स्टेप्स ये हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ लॉज पास किए थे जिसके अंदर लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर कोई अपर कास्ट का बंदा किसी लोअर कास्ट की, अपर कास्ट का कोई पर्सन किसी लोअर कास्ट के किसी पर्सन से मैरिज करते हैं, फिर वो चाहे मेल फीमेल से करे, या फिर फीमेल हो अपर कास्ट की या मेल हो लोअर कास्ट का, कुछ मैटर नहीं करता, बस कास्ट अलग अलग होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो लोगों का जो माइंडसेट है ना, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ये कम होगा और वो लोग अपने आप में थोड़ी सी अच्छे गुड रिलेशंस बना पाएंगे दो कास्ट के पर्सन। इसके अलावा हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट कि इससे हमारी इकोनॉमी, इससे हमारी सोसाइटी पे बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आते हैं कास्टिज्म की वजह से, और हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। छोटे बच्चे को, चाहे कोई छोटा बच्चा, उसे स्कूल टाइम से ही उसे इन टॉपिक्स के बारे में अवेयर करना चाहिए कि कास्टिज्म जैसा कुछ नहीं होता, और कास्ट के बेसिस पे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि उसकी कास्ट ये है तो उसे वो पर्सन ऐसा है या फिर वो पर्सन वैसा है। इसके अलावा हमें अपने आप को भी, हम लोग दूसरों को जज करते हैं पर उससे पहले हमें भी इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हमें एज अ स्टूडेंट हमें भी पता होना चाहिए कि कास्टिज्म से क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। इससे हमारी सोसाइटी के भी रिलेशंस गंदे होते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सोसाइटी की यूनिटी है ये भी कम होती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बस कास्ट के बेसिस पे जज करते रह जाते हैं, और कभी अगर जरूरत पड़ती है फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट टाइम पे तो हम लोग एक दूसरे का साथ ही नहीं दे पाते। और उसका बेसिस क्या होता है, मेनली कास्ट की, वो शेड्यूल कास्ट से है, वो अपर कास्ट से है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वो कुछ कोटा भी सेट कर रखे हैं अलग अलग कास्ट के लिए, लाइक शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC, इन सब के लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन कर रखी है। तो ये रिजर्वेशन भी करनी चाहिए, पर सिर्फ तब तक जब तक ये अपलिफ्ट नहीं होते। जब तक ये अपलिफ्ट हो जाते हैं, लोग थोड़े से डेवलप करना, उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है, हमें ये बंद कर देना चाहिए, ताकि जो कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, वो प्रॉपरली वर्क करे और किसी को पार्शियलिटी ना फील हो कंट्री के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट पार्शियलिटी करती है, लाइक जनरल वाले सफर करते हैं और बाकी कैटेगरीज को बढ़िया अच्छा रिजर्वेशन मिला हुआ है और उन लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शानवी और मेरा आज का टॉपिक है कि हम जेंडर इक्वालिटी वर्क प्लेस में कैसे लेके आए। एज यू नो 50% मेल है हमारी सोसाइटी में, 50% फीमेल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ 90% ऑफ द मेल को मिलती है। तो सोसाइटी, गवर्नमेंट और हम वुमेन्स को ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से इक्वालिटी आए। सबसे पहले तो वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में, उनके अवेयर के बारे में, और जो भी गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए रूल्स बनाए जैसे रिजर्वेशन एंड ऑल, तो वुमेन को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कि वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मर्द के जितने पैसे मर्द को दिया जाता है एक सैलरी, उतनी ही वुमेन को देनी चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो मैन आर स्टैंड ऑन द ट्रेनिंग बाय द कंपनी फॉर द डेवलपमेंट, so should women also should be stand on the training for the development of themselves. Women should be leadership opportunity should be provided to both women and men in the company. तो आज हम बात करेंगे कि महिलाओं या महिलाओं के जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनको इतनी कम महत्वता क्यों दी जाती है। महिलाओं के घर के काम को कम महत्वता इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान अर्थात पितृ सत्तात्मकता, इस समाज में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी अनुत्पादी कार्य हमेशा समझा ही जाता है। आमतौर पर समाज में उन्हीं कार्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है जिनसे धन की उत्पत्ति होती है, अर्थात धन लाभ करवाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है या बाहरी गतिविधियों से संबंधित कार्यों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं के घर काम से किसी धन की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात महिलाओं को घर के काम करने के बदले में कोई धन नहीं मिलता और उनके घर के काम के कार्य को उनका कर्तव्य मानकर बहुत कम महत्व दिया जाता है। हालांकि घर का काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के अन्य काम करने हैं, और लेकिन इन कार्यों का संबंध धन से नहीं होता और महिलाओं को इन कार्यों के संबंध में कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। इस कारण घर के काम को कर्तव्य मानकर उसे कम महत्व दिया जाता है। दूसरा कारण ये है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता भी दोयम दर्जे की रही है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम ही माना जाता है। इस कारण उनके द्वारा किए गए कार्यों को कम महत्व मान लिया जाता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए लगता है कि महिलाओं को और उनके काम को, उनकी सभी गतिविधियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि आज समाज में धारणाएं बदल रही हैं। महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपना महत्व स्थापित कर रही हैं और वह केवल घर का काम तक सीमित नहीं रह गई हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुष भी महिलाओं के साथ घर के कार्य में हाथ बटाते हैं। इस कारण आधुनिक समाज में और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए गए घर कार्य को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। धीरे धीरे समाज के इस क्षेत्र में सुधार आता जा रहा है। एक दिन ऐसा समय भी अवश्य आएगा जब महिलाओं के घर के कार्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा जितना कि पुरुषों द्वारा किए गए कार्य को आज महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा लांबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है और इसके इफेक्ट क्या है हमारे अर्थ के ऊपर। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सुना है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्लाइमेट चेंज के पीछे, बट आज हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हार्मफुल या क्यों यूजफुल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऐसा गैस है जो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। यह कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, इसके द्वारा हमारी लाइफ में आई है। सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में मिली है क्योंकि कुछ हमारे प्लांट्स या स्पीसीज ऐसे थी जो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन में जन्म लिया और उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन के थ्रू लैंड पे आई है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है क्योंकि इससे यह मतलब है कि अदर गैसेस के साथ मिलकर यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह है जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के साथ मिलकर हमारे अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबल बना देता है, जिससे कि हम ह्यूमंस, लोग और अदर स्पीसीज अच्छे से इसमें रह सकें। दिन के समय में
सन अपनी सोलर एनर्जी को अर्थ पर भेजता है, जिससे हमारे ओशन में लैंड वार्म हो जाते हैं, और एट नाइट में जो अर्थ है वो अपनी एनर्जी एयर के थ्रू स्पेस में वापस भेज देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ को वार्म रखने में मदद करता है, जिससे हम प्लैनेट में अच्छे तरीके से रह सकते हैं। देन हम देखते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस। गैस जो प्राइमरी रिस्पॉन्सेज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि ये हमारा लार्जेस्ट ऐसा नहीं है क्योंकि मोस्ट पावरफुल है, बल्कि ये लार्जेस्ट ओकरिंग गैस है। नियरली 2/3 जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अदर गैसेस भी इसके अंदर है, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल गैस एक्सेट्रा। मीथेन ये रिलीज होती है लैंडफिल, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर आदि जगह से। 16% जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्लूड है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है और ये हमारी 30 टाइम मोर पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर भी इसका जो ग्रीन हाउस के अंदर रोल है वो ओनली 6% है। इंडस्ट्रियल गैसेस जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से मोर पावरफुल है, बट इसका जो रोल है वो सिर्फ 2% ही है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। हम ये देखें कि हमारे लिए ये हार्मफुल क्यों, से पहले हम देखें कि ये हेल्पफुल क्यों है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने देखा कि अर्थ को वार्म करने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, जिससे हमारे चारों तरफ बर्फ और ऐसे सराउंडिंग में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करके रखें तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। सबसे बड़ी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड की ये है कि अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो हमारे अर्थ इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाएगी जिसके अंदर रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल में रखना और अपने अर्थ को बचाना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वाई फीमेल पोजीशन बैक इन सोसाइटी। तो हमें ये देखेंगे तो क्या क्या कारण है फीमेल की जो पोजीशन है सोसाइटी में बैक है, इसकी हिस्ट्री जानेंगे और गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर रही है जिसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट बढ़े। तो सबसे बड़ा कारण जो है वीमेन की जो पोजीशन बैक होने का सबसे बड़ा क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम। और पैट्रियार्की सिस्टम है कि सबसे पहले मेन डोमिनेंट सोसाइटी बना रखी है, भी मेल ही सब कुछ है, मतलब वो फीमेल तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ा ये कारण है। ऊपर से अनइक्वल वेजेस प्रोवाइड करवाना, ऊपर से कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना और भी बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जो फीमेल है उनकी जो फीमेल की जो पोजीशन है वो बैक है सोसाइटी के अंदर। और फीमेल बैक है सोसाइटी के अंदर। अनइक्वल वेजेस प्रोवाइड कराना, उनको फिजिकली वीक समझना उनको, और इसमें फिजिकली वीक समझना, और जो वुमेन है उनको किसी प्रकार से मतलब जो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहना मेल के ऊपर, जैसे कि जो ब्रेड विनर होगा वो सिर्फ मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी। तो इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आई थी गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ी जो स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी 2015 में लेके आई थी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है स्कीम का वो करना, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करना और जो बैलेंस है मेल और फीमेल जेंडर में उसको इक्वल करना। सबसे बड़ा इसका मेन मोटिव ये था। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई थी वो लेके आई थी बालिका समृद्धि योजना। इसमें जो गवर्नमेंट जो मैंने वुमेन्स को मोटिवेट करती थी भी आप किसी से कम नहीं हो, तो मतलब वीमेन एम्पावरमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट बालिका समृद्धि का योजना लेके आई थी। उसके बाद नेशनल क्रंच स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। इस स्कीम का ये पर्पस था भी जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट करती है, जो उनका चिल्ड्रन है, तो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक का उसको मतलब क्रंच फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो मतलब खेल भी सके और मतलब महिलाएं उसको अपने साथ रख सके एम्प्लॉयमेंट के दौरान। उसके बाद गवर्नमेंट एक स्कीम लगाई थी सर्व शक्ति योजना। सर्व शक्ति योजना के अंदर गवर्नमेंट वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 16,000 वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई। साथ में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया, जिसके अंदर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ना टोटल 15 to 16 मेंबर उन्होंने अलॉट किए गए। तो सबसे बड़ी एक स्कीम गवर्नमेंट ये लेके आई थी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष योजना के अंदर गवर्नमेंट जो महिलाओं को माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहती थी, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके या फिर अपनी लाइवलीहुड या फिर जो अपनी डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से जो उनको जो खर्चे अपना निकाल सके। उसके बाद एक गवर्नमेंट लेके आई थी मुद्रा स्कीम योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहती थी और सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती थी।
और एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना। इसमें गवर्नमेंट एससी की जो महिलाएं थी और जो विडोज थी उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती थी ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। और एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी अपने वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। इसमें किसी भी प्रकार की अननेसेसरी कोई भी मिसबिहेवियर हो गया, मतलब कि एडोलेंस चिल्ड्रन के साथ, तो उसकी वुमेन की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ये वुमेन हेल्पलाइन स्कीम लेके आई थी। और हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें 33% रिजर्वेशन दे दी महिलाओं को लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है। और रिगार्डिंग कोई भी केस आ गए वुमेन से रिलेटेड, तो वो अपनी वॉइस को राइज कर सकें ताकि उन्हें एक हिसाब से जस्टिस प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।